अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कमेटी या उन बहुत सारे प्रोसेसेस में शामिल हैं जो इस वक्त सियासी हिकमत अमली बना रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हामिद रज़ा साहब, इनकलाब आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है इनकलाब आ रहा है। बिल्कुल ये इनकलाब ही है। आप देख रहे हैं गुज़श्ता एक हफ़्ता से KPK के अंदर किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। गुज़श्ता 2.5 साल से किस तरीके से लोग सड़कों के ऊपर मार खा रहे हैं। गुज़श्ता 1.25 साल से किस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस तमाम तर जबरी फिस्तायत और तमाम तर जुल्म व तशद्दुद के बावजूद आज तक इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये इनकलाब ही की नवीद है और ये इनकलाब ही है, क्योंकि ये हमारी 75 साल की 78 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हमेशा सियासतदानों ने देखा कि जिस तरफ ताकत का झुकाव है या ताकतवर लोगों का झुकाव है, फिर कभी पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई, कभी मुस्लिम लीग के अंदर से ग्रुप निकाल के मुस्लिम लीगें बना दी गई, कुछ बन गया कुछ बन गया। तो ये आज अगर अवाम की अक्सरियत और पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है तो इसी आप फ़िक्री इनकलाब और नज़रियाती इनकलाब कहते हैं। ये है, यानी आप इसको इनकलाब कहते हैं। आप इसको इनकलाब नहीं कहते कि इसके नतीजे में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, आपकी जमात हुकूमत में आ जाए, मौजूदा हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। ये इनकलाब नहीं होगा। इनकलाब ये होगा कि आप लोग ये सब कुछ सड़कों पर सहते रहें, लोग निकलते रहें, एहतजाज होता रहे। नहीं, इमरान खान साहब का बाहर आना ज़ाहिर है वो लाजमी है, वो कंपलसरी है। लेकिन देखें, जब तक कौम फ़िक्री लिहाज से तैयार ना हो उस वक्त तक किसी भी तब्दीली की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। मैं ये समझता हूँ और इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात को है कि इमरान खान की रेजिस्टेंस की वजह से, इमरान खान के अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े रहने की वजह से आज पूरी कौम फ़िक्री लिहाज से तैयार हो चुकी है। सड़कों पे मुसलसल बाहर आ रहे हैं। आपके सामने 24 तारीख वाला इंसिडेंट है, 24 नवंबर का, फिर हमारी शादियाँ हुई 26 को। आपके सामने दीगर इंसिडेंट्स हैं, मुसलसल बार बार आ रहे हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं और लोगों की तादाद हर मरतबा बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मकसद है कि लोग फ़िक्री लिहाज से तैयार हो चुके हैं। अब सड़कों पर एक मैसिव तरीके से आने की ज़रूरत है। उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईसा नकवी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने ईद के बाद ये फ़ैसला किया था कि हम मोस्ट प्रॉबेबली 3 फेजेज़ होंगे या 4 फेजेज़ होंगे और उसका ये मकसद नहीं है कि वो महीनों पर मबनी फेजेज़ होंगे। अच्छा। उसके अंदर हम किस तरीके से हमारा जो नेशनल एजेंडा है, हमारे जो प्रोविंशियल एजेंडाज़ हैं, जो सूबों के मसाइल हैं, उनको किस तरीके से नथी करके नेशनल एजेंडे के ज़रिए हम 3 फेजेज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की सारी क़यादत तकरीबन 90% लोग इस्लामाबाद आ चुके हैं। तो इन अंदर 2 डेज़ 3 डेज़ इंशाल्लाह हमारी सिटिंग है और फिर उसके बाद आपको लाही अमल मिलेगा कि किस तरीके से हमने दोबारा बाहर आना। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, ये फ़िलवक्त कहाँ पर है? मैं आता हूँ इसके ऊपर। लेकिन मेरे प्रोग्राम में और अदरवाइज़ आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको याद होगा। आपने कहा कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं, इमरान खान के बाहर आने के दिन आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने भी अडयाला जेल के बाहर इसी किस्म की गुफ्तगू की थी कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, आने वाले हैं, 2 महीने 3 महीने, कुछ लोग तो स्पेसिफिकली टाइम दे रहे थे। अब हमें पता चलता है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये वो वक्त था जब अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स, कुछ कारोबारी शख्सियात, कुछ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, ना सिर्फ वो ये कि पाकिस्तान आए, उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान में भी ताकतवर अस्करी शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था या आप लोगों की जो गुफ्तगू थी वो इस बुनियाद पर थी? नहीं ईसा नकवी साहब, जिस वक्त की मैंने बात की थी दैट वाज अराउंड 2 मंथ्स अगो ऑलमोस्ट। मैंने कहा था 4 माह के अंदर खान साहब इंशाल्लाह, मैं सियासी तौर पर मैं बरकर हूँ। मैं जो वकूफ़ पज़ीर हालात हो रहे हैं, जिस तरफ हमारी सियासत जा रही है, मैं खान साहब को 3-4 माह में बाहर आता हुआ देख रहा हूँ। उस वक्त ये ना को अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा था, ना किसी के साथ को मुलाकात थी। मैंने पूरा अपना एक मुकम्मल, और मैं ये आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, आपके लिए मैं आज से 2 माह पहले ये वाली सिचुएशन नहीं थी। मैंने एक सियासी तज्ज़िया किया था, आज भी मैं अपने तज्ज़िये के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि पाकिस्तान के आप दाखिली हालात देख लें, पाकिस्तान के अंदर आप लेजिस्लेशन देख लें, पाकिस्तान ख़ारजी महाज से पाकिस्तान का फेलियर देख लें,
इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान का फेलियर देख लें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के बाहर लाने के अलावा और बाहर आने के अलावा अब ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हाँ, उसके अंदर एक मैसिव पुश की ज़रूरत है, जो पुश इंशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह लीड करेगी। नहीं, ये तो आपके अज़ाइम है ना। इस वक्त जो सिविलियन जिनको कहा जाता है कि कुछ ताकतवर शख्सियात हैं सिविलियन साइड के ऊपर, उनमें एक तो ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन इसहाक डार साहब भी बड़े पावरफुल हैं। और इसहाक डार साहब ने अभी लबकुशाई की, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो डील के बारे में, कोई बातचीत के बारे में इसहाक डार साहब ने जो फरमाया है, सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। हामिद रज़ा साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कह रहे हैं कि आप फितना हैं, फितने के साथ तो कोई डील नहीं होगी। ये वो ख़ुद नहीं फरमा रहे, ये कुरान हकीम फरमा रहा है, और मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के साथ कोई डील हो, और हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों, जो नैब के अंदर वादा माफ़ गवाह बना हुआ हो, जिसके बेटों के प्लाजे दुबई के अंदर मौजूद हों, जिसका पूरा ख़ानदान मॉडल टाउन के मैसेकर से लेके जाली पुलिस मुकाबलों की सरपरस्ती तक भरा हुआ हो, उस शख्स को कुरान की तफसीर करने का इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन जो कर दी खुद मेरे सुनना, जो खुद फासिक और फाजिर हो। दूसरी बात यह है कि इन्हें किसने इख्तियार दिया कि ये कुरान की तशरीह करते फिरें और ये बतलाते फिरें कि फ़ितना का। मैं बताऊँ फ़ितना क्या है? अगर आप रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो फ़ितना वो था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। फ़ितना वो था जब अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर करके तो हिंदुस्तान से कहा गया कि मुंबई बम अटैक्स के लोगों के अंदर हमारे लोग शामिल थे। फ़ितना वो था जब फ़ौज के जवान कारगिल के अंदर कुर्बानियाँ दे रहे थे और हम जाके क्लिंटन की गोद में बैठ गए थे और अपनी फ़ौज की पीठ में हमने छुरा गोंपा। फ़ितना वो था जब रियासत ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद कर रही थी और हमारा मौजूदा वज़ीर आज़म कह रहा था कि PMLN और TTP का तो मौक़िफ़ ही एक है, तो आप हमें ना मारें। फ़ितना ये था कि जिस वक़्त रियासत दहशत गर्दों को और फ़िरका वारियत फैलाने वालों को मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही थी, तो मौजूदा वज़ीर आज़म का मौजूदा मशीर एक बैंड मिलिटेंट आउटलेट के सरबराह की गाड़ियों में बैठकर साउथ पंजाब के अंदर घूम रहा था। ये फ़ितना था। फ़ितना ये है, हमने अगर 9 मई अगर ये कहते हैं कि हमने किया है, तो हमने तो इल्ज़ामात लगाते हैं ना, वो कहते हैं हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं, आप लोगों ने रियासत पे हमला किया। कौन 28 मई वाला? वो कहते हैं हम हैं। आप हमीद निज़ामी मरहूम, मजीद निज़ामी मरहूम की गुफ्तगू सुन लें। जब एटमी धमाकों की बात आई थी तो किसके टांगे और पैर कांप रहे थे? आप उन लोगों की बात सुन लें जो उस मीटिंग के अंदर बैठे थे। मियाँ वो सब साहब मुस्लिम लीग के लोग थे। एटमी धमाकों के और मोटरवे के बगैर होते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उनका कोई सर ताल्लुक नहीं। मैं नहीं कह रहा। मियाँ साहब को किसने मजबूर किया था और मियाँ साहब को किसने मनाया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर भी इस दुनिया में नहीं रहे, मजीद निज़ामी साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, और मजीद निज़ामी एक ऐसा आदमी था कि जिसकी बात को आज तक अपने तो अपने गैरों ने भी कभी नेगेट नहीं किया। मजीद निज़ामी साहब की गुफ्तगू सुन लें, कितने के राज़ी थे मियाँ साहब अटैक करने के लिए। मियाँ साहब तो इस बात पर राज़ी थे एटमी ब्लास्ट धमाके करने पे। मियाँ साहब तो इस बात पर कन्विंस कर रहे थे कि हम अपने कर्जे माफ़ करवा लें, धमाके करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उनके अल्फाज 5 अरब डॉलर को ठोकर मारी, 5 अरब डॉलर मिल रहा था पाकिस्तान आपको के, डंडा हमारे दे के न्यारे हो ठोकर जाते। मरवाई गई, आपको डंडा दे के ठोकर मरवाई गई। अच्छा बहरहाल कमिंग बैक, जो इसहाक डार साहब है वो आपके ख्याल में वो सीरियस उस पर पैराए में ही गुफ्तगू कर रहे हैं ना? वो तो मजाक नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कौन सरेंडर उनसे बात कौन कर? और 9 मई वाले ये भी सुन लें, प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं 9 मई के हवाले से क्या कहा। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ का बोलबाला है। उस वक्त से डरे हैं जब इंसाफ होगा। इंसाफ होगा, इंसाफ होगा आप लोगों का। इस मर्तबा हम तो भुगत रहे हैं। ईसा नकवी साहब क्या करेंगे? मैक्सिमम आगे क्या रह गया हमारे लिए? सब कुर्बानियाँ दे चुके हैं, ख़ानदान, माल, औलाद, हर चीज़ की। सर हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन, हमारा एक एक वर्कर, हमारी एक एक खातून, हमारी एक एक बेटी जो हमारी वर्कर्स हैं, सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये हिसाब अब इन्हें देना पड़ेगा। इमरान खान से 3 साल की हुकूमत, 3.25 साल की हुकूमत के ऊपर पूरे पाकिस्तान का वो गंद जो जनरल जिलानी की गोद में बैठ के पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होने वाले एक शख्स ने वो गंद डाला था और जिसने छांगा मांगा की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाया था, वो अब हमें इंसाफ बतलाएगा।
इंसाफ तो इंशाल्लाह अब होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, रुथलेस होगा। इमरान खान अपनी चीज़ें तो माफ़ कर सकता है जो उसने कर दी हैं, अपने पर होने वाला जुल्म तो माफ़ कर सकता है सही। जो इमरान खान ने कर दिया है। इमरान खान साहब कारकुनान और हमारे ऊपर होने वाले जुल्म को माफ़ नहीं कर सकते, हम माफ़ नहीं करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जब आपकी जगह बन गई, मेरी इमरान बहनों खान बाहर आ को, गए, मेरी सगी बहन से आप लेके लोग पार्टी हुकूमत की में हर आ गए, वर्कर मेरी बहन है, तो हम इसी साइकिल में फंसे हर रहेंगे। वर्कर खातून मेरी पेशियां माँ इनकी है, हो रही मेरी होंगी। बहन है, मेरी बेटी है। हर वर्कर मेरा बुजुर्ग है जो जेल के अंदर कैद है। आपका क्या ख्याल है मैं भूल जाऊंगा? मैं तो नहीं भूलूंगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और हमारे अक्सर पार्टी के जितने अहदेदारान हैं, जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो इस चीज़ को फरामोश नहीं करेंगे। नहीं, आप क्या क्या करेंगे? आप कोई मुकदमा होगा, कोई मुकदमे होंगे, जाहिर है। किस चीज़? हमने दूसरे तरीके से लेना होता तो नहीं, हम किस चीज़ मैं के आपको एक और बात अर्ज करूँ ईसा नकवी साहब, मैं पाकिस्तान की रियासत का एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न हूँ। और आपको पता है मेरे वालिद की, मेरी जमात की एक स्ट्रगल है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ और किसी भी मुसल्लह अप्रोच के ख़िलाफ़। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं खुदा की कसम अगर मैं इंतकाम लेना चाहता ना, तो मेरे इतने हाथ लंबे हैं, मेरे वर्कर इतने चार्ज्ड हैं, मेरी जमात और मेरी ख़ानदान में इतना दम है कि मैं भी असला उठा के ले सकता था। लेकिन मैं अपने वालिद की उस फ़िलॉसफ़ी से पीछे नहीं हो सकता कि हमने कानून और आइन के दायरे में रह के जंग लड़नी है। तो मैं तो लड़ रहा हूँ, इनके ख़िलाफ़ केसेस होंगे, सब खोलेंगे। जो ये माल खा गए हैं, जिन्होंने 30 साल का हिसाब नहीं देते, 30 साल का, वो तो 3 साल का मांगते हैं। स्कैंडल ही नहीं है सर पाकिस्तान 80 से लेके जी। पाकिस्तान 2018 तक पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड था, पाकिस्तान फ्रांस था, पाकिस्तान जर्मनी था, पाकिस्तान G20 का हिस्सा था, G8 का हिस्सा था। पाकिस्तान में दूध शहद की नदियां बह रही थीं। बाहर के लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके पाकिस्तान की नेशनलिटी के लिए मरे जा रहे थे। पाकिस्तान में कोई कत्ले-आम नहीं था, पाकिस्तान में कोई फ़िरका वारियत नहीं थी, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं थी। पाकिस्तान वॉज द मोस्ट आइडियल कंट्री टिल 2018। ये कहना चाहते हैं ये 2018 तक के कर्जों का हिसाब निकाल लें। नहीं, वो कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो माजी में जिस तरह इंटरवेंशन करती रही, मियाँ साहब को चलने नहीं दिया गया, टर्म पूरी नहीं करने दी गई, सियासी मुकदमात बनाए गए, उनको जेलों में डाल दिया गया, जिला वतनी में भेज दिया गया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जमहूरियत पनप ही नहीं सकी। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी हिम्मत नहीं है। मियाँ साहब को अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था तो उनके करतूतों की वजह से भेजा था, तो फिर मियाँ साहब लाती भी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही है ना। मियाँ साहब को IJI किसने बनाई थी? मैं तो नहीं कह रहा, आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है ना सर, IJI किसने बनाई थी। मियाँ साहब बेनज़ीर की 88 की गवर्नमेंट गिरा के, इख्तियार है 88 की गवर्नमेंट गिरा के जो लाती है उसको निकालने का इख्तियार है। यही तो वो कहते हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट था, इमरान खान को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी, वो बंदा तो इमरान खान को निकाल दिया तो क्या होगा? 1996 से उस बंदे ने अपनी जदोजहद स्टार्ट की और वो 2018 तक जदोजहद करता है। सही। प्रोजेक्ट पता क्या होता है सर, कि एक आदमी 1985 के अंदर वारद होता है, जनरल जलानी की गोद में जाके बैठता है। उसको तो इवन अलामा शाह अहमद नूरानी ने और JUP के टिकट ने अपना लाहौर का MP का टिकट नहीं दिया था, जो पाकिस्तान का 3 मरतबा का साबिक वज़ीर आज़म होता है। इससे आप कहते हैं प्रोजेक्ट, जिसे आज आप लॉन्च करें, कल आप उसके साथ उससे अपने जो हैं मकासद वो हासिल करना शुरू कर दें। 90 के अंदर नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, 97 के अंदर नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, इस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। 2008 के अंदर शहबाज शरीफ आया था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आया था। बात वो करे जिसका माजी दागदार ना हो, वो शख्स बात ना करे जिसका माजी दागदार है। मेरा वालिद साथ रहा मियां नवाज शरीफ के, किसी ऐसे टाइम पे नहीं रहा जिस वक्त नवाज शरीफ को किसी मार्शल आर्ट डिक्टेटर की हमायत हासिल थी। अच्छा। 2002 से लेके 2008 तक, बल्कि 99 अक्टूबर से लेके 2008 तक मेरा वालिद तो एंटी मुशर्रफ था। हमें तो पता नहीं क्या क्या मिलता था, क्या क्या ऑफर किया गया। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब गवाह, आप उनसे पूछ लें दोनों से। सही। लेकिन मेरा बाप तो किसी मार्शल आर्ट डिक्टेटर का हिस्सा नहीं बना, ना किसी ऐसी रजीम का हिस्सा बना। फ़ौज हमारी है, हमारा एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है कि फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कोई काम नहीं है। एज सिंपल इज़ दैट। नहीं, वो भी कहते हैं हमारा कोई काम नहीं है। तो फिर जाके पैरों में क्यों बैठते हैं?
नहीं, मैं फ़ौज की बात करूँ, फ़ौज भी कहती है कि हमारा कोई काम नहीं है सियासत में और हम नहीं चलिए हैं। वो उसके ऊपर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर लें। मैं रियलिटी बताता हूँ, फ़ौज का रहा है किरदार। मेरा और आपका बयान कोई हैसियत नहीं रखता, निगेट हो सकता है, लेकिन जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे रही है उसे तो मानना पड़ेगा ना सर। आईजेआई के ऊपर जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की आई है, और उस केस के अंदर मुदई भी साबिक एयर चीफ मार्शल असगर खान थे, सही। ठीक है सर, वो तो सारा कुछ बता रही है ना कि इन्वॉल्वमेंट थी और है, इन्वॉल्वमेंट आज भी चल रही है। चल रही। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने और पराई की पहचान नहीं कर सकती, वो लोग जिन्होंने हमेशा, जिनके दिल में फ़ौज के लिए नफरत है, उनके और उन लोगों ने जिन्होंने फ़ौजी जवानों को मारे जाने को शहादत करार दिया था। पहला फतवा पाकिस्तान में एसआईसी का था, जब टीटीपी हमारे फ़ौज के बच्चे मार रही थी तो कोई सही। बंदा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा था फ़ौज का जवान शहीद है और ये जो उससे लड़ने वाले हैं ये जहन्नम वासिल हैं। अगर फ़ौज उनमें और हम में तमीज़ नहीं कर सकती तो मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे ब्रेक पे जाना है। हामिद रज़ा साहब, आप जब कह रहे हैं कि किरदार है और नहीं होना चाहिए, ये ज़ाहिर है कि हम एक आइडियल सिनेरियो की बात करें, लेकिन अगर अडियाला जेल से पैगाम ये आएगा कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो जाहिर है कि फिर किरदार तो सियासी होगा। इसका क्या जवाब है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हामिद रज़ा साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा किरदार नहीं होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों करनी है? देखें ईसा साहब, जब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे तो हम इस वजह से बैठे थे कि गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद, या आशीर्वाद नहीं तो इजाज़त ज़रूर हासिल थी, क्योंकि जो इशू है एक 9 मई का और 26 नवंबर का और इलेक्शन रिगिंग का, इसके अंदर अगर हुकूमत ये समझती है कि वो ख़ुद ऑल इन ऑल और वो बातचीत कर सकती है तो ये झूठ है। और ये बात उस कमेटी के अरकान ने भी कही थी कि हमें दूसरी साइड की सपोर्ट हासिल है, तो हमने कहा ठीक है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट से बात का ताल्लुक है, बात किस चीज़ पर है? बात ये तो नहीं हम उन्हें कह रहे कि आप मौजूदा हुकूमत को गिरा दें और हमें ले आएँ। फिर आप क्या कहें? हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप मौजूदा हुकूमत को सहारा देना ख़त्म कर दें, हम जाने हुकूमत जाने, दैट इज़ इट। इसके अलावा तो किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई सर। जो ये अगर वो एक मोमेंटम या एक बात की जाती है कि इमरान खान की रिहाई, अगर वो ये बात मान लेते हैं, अगर वो आपकी ये बात मान लेते हैं, हम इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत खड़ी है एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे, आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारी मदद ना करें, आप इमरान खान को बाहर ना निकालें, आप इनसे ज़रा हाथ पीछे खींच लें, आप ज़रा साइड पे होकर खड़े हो जाएं, बिल्कुल, हम इनसे आप निमट लेंगे। हाँ जी। कितनी देर मौजूदा हुकूमत चलेगी? हमें अगर आप जो आप कह रहे हैं देखिए, वो मान लिया वही जाए। बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसी के तनाजुर में एक बात करके फिर मैं आपको टाइम बताता हूँ। हमने इमरान खान साहब की रिहाई नहीं मांगी। मैं चूँकि उन मुलाकातों में शरीक रहा हूँ, आपको पता है मुज़ाकरात के दौरान बड़ा क्लियर स्टांस था इमरान खान का, ब्लैक एंड वाइट, विदाउट इवन बीइंग इन ग्रे एरिया। ही सेड मैं अदालतों से अपनी केसेस लड़के बाहर आऊँगा, फुल स्टॉप। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हो तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट से कहें कि आप इमरान खान साहब को बाहर भिजवा दें, बाहर निकाल दें। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो अपने केसेस फेस करना चाहता है, ये खान साहब का खुद अपना स्टांस है। सो दैट चैप्टर इज़ क्लोज। आप इस हुकूमत को सपोर्ट ना दें, इसको सहारा ना दें, तो 3 माह ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, 3 माह नहीं चल सकती। मैं बड़ा आगे जाके टाइम बता रहा हूँ। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो 1 माह, टाइम दे दिया। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो 1 माह भी नहीं चल सकती। ये मैं 3 माह इमरान खान के जेल में होने की सूरत में बयान कर रहा आपकी हूँ। पार्टी से रूठने वाले या दूर होने वाले आजकल दूर हैं, वो तो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान अगर बाहर निकल आते हैं, बन्नी गाला पहुंचने से पहले हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। बहरहाल आपने बड़ा उनको मार्जिन जो है वो दे दिया। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोग अभी मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ये गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ, आज़म सवाती ये मुलाकातें करते हैं, आप लोगों की मुलाकातें नहीं होती, बाहर आके बताते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, विकेट के एक तरफ भी पाकिस्तान है, विकेट के दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है, तो मुज़ाकरात इस वक्त भी चल रहे हैं? नहीं चल रहे। नहीं चल रहे। आज़म सवाती साहब का मैं आपको बता दूं जी, चूँकि मुझे नहीं पता, तो बुध के दिन पाकिस्तान की किसी ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो फिर आज़म सवाती साहब ही बता सकते हैं जी, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना अच्छा। हमारे पास ऐसी कोई इतला। जहाँ तक CM KPK का ताल्लुक है, उन्होंने खुद अपने बयान को क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुज़ाकरात, चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव है
एक बड़े क्रिटिकल और क्रूशल शोबे का, उसने कांटेक्ट में रहना होता है, उसकी मुलाकात होती है। तो उन्होंने ये कहा है चीफ मिनिस्टर ने कि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर कर रहा हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में। मुझे ना पार्टी ने कहा है ना इमरान खान साहब ने कहा है। सो अब इस पर्सनल कैपेसिटी में या अदरवाइज जब जब जहाँ कहीं किसी से मुलाकात, मुज़ाकरात या बातचीत होती है, बात यही है। आप, ठीक है, यही बात होगी, आप एक तरफ एफर्ट कर रहे हैं कि आप अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दें। मेरे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोड्यूसर साहब, सुनवाएं वो पीटीआई के इन राबतों की कोशिश के ऊपर क्या कह रहे हैं। हामिद रज़ा साहब गोद में बैठ जाएगा कोई ना कोई जाकर, बड़ी पार्टियों का ये मसला है, तय हुआ था कि अपने तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, हम समझेंगे आपका ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तो गया। नहीं गया, क्यों गया? बन रहा है, बन रहा। ईद ही के बाद का टाइम था ना। ग्रैंड अलायंस में सिर्फ एक मौलाना साहब वाला मसला, JUI वाला मसला रहता है। ईद से पहले मौलाना पाकिस्तान से बाहर थे, सही, पाकिस्तान में नहीं थे, उम्रे पे गए थे, फिर कतर गए हुए थे, वो फ़लस्तीन वाला इशू था, वो हमें बतलाया गया। अब मौलाना पाकिस्तान वापस आ गए हैं तो बातचीत हो जाएगी। बाकी तो और कौन सा मसला है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में मैंगल साहब थे, वो आज भी हैं, हम उनके साथ ज़ार यकजहती के लिए बलूचिस्तान भी गए। महमूद खान अचकज़ई साहब थे, वो आज भी उस अलायंस के सरबराह हैं। PTI थी, वो आज भी उसका हिस्सा है। SIC थी, वो आज भी उसका हिस्सा है। MWM थी, वो आज भी उसका हिस्सा है। एक मौलाना का GDA थी, वो आज भी अलायंस का हिस्सा है। एक JUIF का मामला बाकी रह गया। दूसरा, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दी जाती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई किसी की गोद में जाके बैठना चाहता है या कोई किसी की गोद में बैठेगा। एक बात मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ ईसा नकवी साहब, अगर इमरान खान ने गोद में जाके बैठना होता तो 2-2.5 साल पहले मेरे इल्म में है, गवर्नमेंट गिरने के बाद भी ऐसे मराहल आए, फेडरल गवर्नमेंट गिरने के बाद, कि हम बैठ सकते थे। ये आप 2022 नवंबर से पहले की बात, मैं इलेक्शन के बाद की भी बात कर रहा हूँ, 2024 इलेक्शन के बाद की भी बात कर रहा हूँ। शायद हम ही गवर्नमेंट में होते हैं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ही रिफ्यूज्ड, एज सिंपल एज दैट। यानी वो जो खबरें चली थी कि वो 8 फरवरी की रात कोई प्रोटोकॉल लगा है, कोई मूवमेंट है अडयाला जेल की तरफ, वो कुछ सच था? बात हुई होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह सकता कि अडयाला जेल की तरफ को मूवमेंट या प्रोटोकॉल, वो चूंकि उसका मुझे पता नहीं, मैं तो उस टाइम कुछ राब्ते के बगैर कुछ ना कुछ तो था, बहरहाल था। था। और एक अलायंस की गवर्नमेंट भी हमारे पास कार्ड्स के ऊपर थी। अच्छा, हाँ, बट खान रिफ्यूज्ड। नहीं, सिर्फ मरकज में ना, पंजाब तो नहीं ना? हाँ, मरकज में जाहिर है। पंजाब नून लीग के पास। अगर आपका क्या ख्याल है मरकज हमारे पास आ जाता तो हम पंजाब रहने देते नून लीग के पास? क्या ऐसा भाई बादशाह बंदों वाली बात कर रहे हैं सर। अच्छा, दोनों तरफ था। लेकिन अब ये देखें, मौलाना के शिकवे और ये सारी चीज़ें नहीं, अब नहीं है। नहीं, वो देखें, वो कहते हैं कि आपने हमसे बातचीत का आगाज़ किया, बातचीत के आगाज़ के बाद आपने 26 नवंबर के बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला किया, हमें नहीं बताया। हुकूमत के साथ आप जाकर बैठ गए, उसमें अपोजिशन नहीं थी, सिर्फ तहरीक इंसाफ थी। वो प्रोसेस फ्लॉप हुआ, उसके बाद आपने फिर हमसे बातचीत शुरू कर दी। चीफ़ जस्टिस से आप अकेले जाकर मिले, उसमें हमें आपने एतमाद में नहीं लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाना ना जाना, इसका हवाले से आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। तहरीक इंसाफ हर चीज़ में सोलो फ्लाइट ले रही है। अच्छा, मैं इसको पॉइंट वाइज जवाब दे देता हूँ जी। जो तो पहला है सवाल के 26 के बाद जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए उसमें अपोजिशन नहीं थी, तहरीक इंसाफ थी, ये बात सही नहीं है। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी MWM भी है और SIC भी है, और MWM के सरबराह भी उन मुज़ाकरात में शामिल थे और मैं भी शामिल था। और उस वक़्त हमारी कुर्बत या हमारी जो JUIF के साथ जो नज़दीकियाँ हैं, नहीं, उस वक़्त दूर थे जी, उस वक़्त दूर थे। दूसरा, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इन 3-4 जमातों ने इंतखाबात इकट्ठे लड़के जीते थे, और जो मामला था वो 9 मई का था और 26 के जुडिशल कमीशन का था। वो उस मामले के अंदर बाकी चीज़ें शामिल नहीं थी। एक तो ये हो गया। दूसरा, चीफ जस्टिस के पास गए या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गए, मैं बरमला समझता हूँ, और मैंने ये इस बात का इजहार मीटिंग के दौरान भी किया था कि एतमाद में लेना चाहिए था।
सही। बतलाना चाहिए था, नहीं बताया गया, क्योंकि जिस वक्त ये लेकिन मौलाना के साथ इजलास आप लोग जब जाकर मुलाकातें करते हैं, वो अपने कुछ मतम नज़र आपके सामने रख देते हैं। असद कैसर साहब को बिल्कुल आगाज़ में ही उन्होंने बता दिया, हमारे ये कंसर्न्स हैं, ये हमारी शराइत हैं, फ़लाँ चीज़ आप हमें लिख कर क्लैरिटी दे दें, फ़लाँ चीज़ आप हमें बोल कर क्लैरिटी दे दें, गंडापुर साहब के मामले पर क्लैरिटी दे दें, अपोजिशन अलायंस चलाना कैसे है, कंटेनर पे कौन होगा, मुज़ाकरात कौन करेगा, फ़लाँ फ़लाँ। आप लोगों ने वो शराइत तमाम की तमाम एग्जैक्टली इमरान खान को कम्युनिकेट ही नहीं की। नहीं, इमरान खान को कम्युनिकेट हो चुकी हुई हैं, और गंडापुर साहब वाले मामले के अंदर भी गंडापुर साहब ने पॉलिटिकल कमेटी के अंदर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रख दिया है, और वो बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान साहब कहेंगे मैं उसके साथ उसके लिए तैयार हूँ, और मैं अगर ग्रैंड अलाइंस की तश्कील में को मुझे रुकावट समझता है तो वो रुकावट ना समझे, मैं JUIF के साथ बैठ जाता हूँ जैसे मुझे पार्टी डायरेक्शन देगी। ये गंडापुर साहब की बात थी दोनों पॉलिटिकल कमेटीज़ की मीटिंग्स के अंदर। अभी मसला ये है कि जो चीज़ें हैं वो कामरान मुर्जा साहब, सेनेटर साहब, और साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, वो दोनों तमाम पॉइंट्स को, चूँकि ये अलाइंस का नहीं बना था, ये दो रुकनी कमेटी दोनों पार्टीज़ के दरमियान थी, चूँकि दोनों पार्टियों के आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, वो उसके ऊपर अपनी वर्किंग भी मुकम्मल कर चुके हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस भी दे चुके हुए हैं। अभी सिर्फ हमारे वाली साइड से खान साहब से अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि इन चीज़ों पे JUI के साथ मामला तय हो गए हैं। अब मसला ये है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सियासी लोगों को, अब उसका कोई मैकेनिज्म अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मुझे ब्रेक पे जाना है, और अंदर ना जाने और जाने के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी दाखिली जंग छिड़ी हुई है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साहबजादा हामिद रज़ा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हामिद रज़ा साहब, इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी? मेरी आखिरी मुलाकात खान साहब के साथ हुई है जब मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, को अराउंड 3 months ago, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 3 months ago। जनवरी से अब तक जिन लोगों की मुलाकात हो रही है, जिनको रसाई है जेल में इमरान खान तक, और अब अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकातें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से बात चल रही है कि ये लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, इनको एक्सेस दिया जा रहा है। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं हैं, जो आकर अंदर मैसेज जो है वो इमरान खान को दे देंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर बात कर लेंगे, बाहर आकर उनका पैगाम पहुंचा देंगे, उनको एक्सेस नहीं है। आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी का चेयरमैन, आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, आपकी पार्टी के अहम तरीन लोग, आपकी पार्टी का एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्टी के एक सूबे का सदर, ये तमाम के तमाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपकी पार्टी के अंदर बात चल रही है। आपकी नहीं, मतलब आपके। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, मुझे तो 3 माह से मिलने नहीं दिया गया। ये 7वीं जुमेरात थी जब मैं फिर खड़ा था जेल के बाहर। ईसा नकवी साहब, मैं उसमें आपको 2 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो अंदर जाते हैं या उन्हें क्लीयरेंस दे दी जाती है, उन लोगों का खान साहब की तरफ से ना मुलाकात की डिमांड होती है, ना हमारा फोकल पर्सन उनका नाम लिखा हुआ होता है। अच्छा, उसमें से अब देखें ना, गुज़श्ता 7 मीटिंग से सलमान अकरम राजा, 7 हफ्ते से 2 माह हो गए तकरीबन, सलमान अकरम राजा हो जाएं, मैं हो जाऊं, उमर अयूब हो जाएं, राजा नासिर अब्बास हो जाएं, शिबली फराज हो जाएं, ये सारे लोग जो है इनमें से किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। हालांकि खान साहब ने लिख के भेजा, मुलाकात हुई है, एक मुलाकात हुई है उनकी, वो बहसीत लॉयर गए थे वहाँ पर। और आपको पता है जब पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, मंगल के रोज़ ईद से पहले हुई उनकी मुलाकात हुई, जुमेरात को जवाब और उसमें मैकेनिज्म तय हो गया। खान साहब ने अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया, खान साहब ने मुलाकात के हवाले से बंदे तय कर दिए, और एक्सपेक्ट किया गया कि अब ये चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी और मुलाकातें 6 माह पहले वाले शेड्यूल के ऊपर दोबारा बहाल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला जारी है। आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख कर दे दिया कि अडयाला जेल की प्रेमिसेस के बाहर जो मेरा स्टूडियो भी बनता है, ये भी बाहर है। हाँ जी, अडयाला जेल के अंदर नहीं है, बाहर आके आप में से कोई भी बंदा मीडिया से बात नहीं वो उस बात की क्लैरिफिकेशन हो चुकी हुई है जी। वो लिखा था अडयाला जेल की दीवार के बिल्कुल साथ एक ग्राउंड है, जहाँ पर हम तमाम लोग जब अडयाला जेल से निकलते थे आज से 6 माह पहले या 5 माह पहले, एक गुफ्तगू सोशल मीडिया के साथियों के साथ अडयाला जेल के गेट पर होती थी, और दूसरी तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ गुफ्तगू उस ग्राउंड के अंदर जो अडयाला जेल के साथ था।
तो वो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उस वक्त लिख के दिया था कि हम गेट के क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स शो किए गए थे सुपरिटेंडेंट जेल की वजह से कि ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर ब्रीच होती है ये, तो उस सिक्योरिटी के इशू को सेटल करने के लिए कहा गया कि हम अडयाला जेल के ऊपर भी बात नहीं करेंगे और हम अडयाला जेल की दीवार के साथ बात नहीं करेंगे। 1 किलोमीटर आगे जाके हम मीडिया से बात करेंगे। हर बार फैसले में ये नहीं लिखा हुआ था, आप लोगों ने फैसले को चैलेंज भी नहीं किया या तब्दील कराने के लिए भी नहीं, क्योंकि वो हमें हम क्लियर हैं उसके ऊपर कि वो जो सलमान अकरम राजा ने अदालत में बात की थी वो बात ही ये थी कि जेल के बिल्कुल साथ या जेल के बिल्कुल सामने बात नहीं की जाएगी ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। बाकी बाहर बात करने के ऊपर तो किसी को कोई इशू नहीं। अगर हमने खान से बात मुलाकात करके आके बाहर नाम किसी मीडिया पे बोल सकते हैं, नाम जाके पार्टी की बात चली, करना की खान साहिबा आप लोग जो बाहर हुआ, बाहर आप लोगों को फिर ले गए, फिर हमने देखा मोटरवे से आपके विजुअल्स आए, अंधेरी है, बारिश है, जो भी सूरत हाल थी वो सारा हमने देखा। माइंस एंड मिनरल्स बिल, इस पे भी एक तहरीक इंसाफ वर्सेस तहरीक इंसाफ शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, इस बिल पर जो वफाक में बैठे हुए अपोजिशन के आपके लोग हैं उन्होंने क्या मत दी है खैबर पख्तूनख्वा में अपने नुमाइंदों? अच्छा देखिए, सबसे पहले एक तो मेरा ख्याल है कि हम एक माशरती रवैया बन गया, हर चीज़ में से हम को फसाद ही निकालने की कोशिश करते हैं, को फलाह निकालने की कोशिश नहीं करते। आई गेस कि माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर जो कुछ हुआ है हमें तो उसे बहुत हेल्दी लेना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी एट लीस्ट। अच्छा, यू आस्क मी, उसकी वजह यह है इससे थोड़ा सा पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई, 1 महीना तक 15 दिन तक MNAs को यहाँ पर बिठा के रखा गया, किसी एक बंदे को मुसवदे की और ड्राफ्ट की कॉपी भी नहीं दी गई और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस रात पूरी रात वो जिस बिल के हक में वोट दिए जा रहे हैं उस बिल में है क्या, वो तरमीम है क्या। बट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उन्होंने अगर माइंस एंड मिनरल के ऊपर कोई चीज़ तैयार की तो वो अपनी कैबिनेट में लेके आए, उन्होंने KP के असम्बली में रखा, KPK के मेम्बरान ने उसके ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार किया, कैबिनेट के लोगों ने किया, PTA के वर्कर्स ने किया, KPK के लोगों ने किया। आप इसमें ना जाएं। अच्छा, रुक गया, लेकिन बिल में एज सच ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है, रुक गया ना सर। जमहूरी कमजोर देखें, आप उसमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई इस बिल में मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था वहाँ के लोकल्स का। आप ये शर्त लगाएं कि जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टर है वो उसकी वैल्यू एडिशन यहाँ पर करे, ये ना हो कि पूरे का पूरा पत्थर उठा कर ले जाए, उसमें क्या मौजूद है उसकी तमाम चीज़ें जो है वो वैल्यू एडिशन के बाद उसकी प्राइसिंग, ठीक है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी बिल इतना अहम कि जिसमें आपको चारों सूबों में एक किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आए मुल्क में, वो बिल आप लोग पास नहीं कर रहे, मशरूत कर रहे हैं इमरान खान के साथ मुलाकात से। जी बिल्कुल, इट्स क्लियर। अगर इमरान खान के साथ आप लोगों को वो वाला एक्सेस जो आपने मुज़ाकरात के दौरान मांगा था कि जहाँ पर दीवारें नहीं होंगी, दीवारों के बगैर किसी जगह पर बैठकर आपने बात करनी है, वो नहीं होता तो बिल पास नहीं होगा? मेरा ख्याल नहीं होगा जी। इसके ऊपर CM KPK ने वाज़ह कर दिया है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के दौरान, जो आखिरी मीटिंग हुई थी, कि इस बिल को 6 माह लग जाएँ, इस बिल को 8 माह लग जाएँ। ये बिल उस वक़्त तक पास नहीं होगा जब तक KPK के अवाम, तमाम पार्लियामेंटेरियंस इसके ऊपर सेटिस्फाइड ना हो और इमरान खान साहब ख़ुद इसकी अप्रूवल ना दें। और अप्रूवल का मतलब क्या है मैं आप समझता हूँ। अभी KPK में, अभी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तमाम लोगों में एक और राय भी है कि चूँकि बहुत अहम बिल है, आप इसको इमरान खान की रिहाई के साथ मशरूत कर दें कि जी ये अदालतें प्रोसीड करती रहें, जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो खान साहब इस बिल पे फैसला कर लेंगे। दूसरी राय ये है कि जो खान साहब को ब्रीफ़ किया जाए वो कोई पॉलिटिकल आदमी ना करे जाके ब्रीफ़, टेक्निकल लोग ब्रीफ़ करें जाके, ताकि वो इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर बयान करें। लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल क्लियर हो गई कि इंटरनल डिबेट के बाद अक्सरियत की राय प्रिवेल की जाकर मिलता है, इमरान खान ओके कर देते हैं। यहाँ पर मसला ये है, ऐसा भी नहीं है। इमरान अगर ओके कर देते हैं, इमरान खान हर चीज़ ओके नहीं कर देते। नहीं, अगर इमरान खान ओके कर देते हैं या इनकार कर देते हैं, दोनों सूरतों में आपके लोग जो बाहर आकर बात करते हैं, तमाम PTI के लोग या फॉलोअर्स उसको ट्रस्ट तो नहीं करते, वो कहते हैं कि ये आकर दुरुस्त बयान नहीं दे रहा। अच्छा, मेरी यहाँ तक तो कम अज़ कम इसमें से एग्जम्पशन है। मेरी राजा नासिर अब्बास की हम लोगों पर तो इसी नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से भी जो PTI की पॉलिटिकल कमेटी है वो कोई ऐसे स्ट्रेटजाइज करेगी कि अगर ये वहाँ पर पेश होता भी है, यानी खान साहब को बतलाया भी जाता है, टेक्निक को लोग बताएं और ये उस सूरत में बाहर आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा, अब वक्त मेरे पास कम रह गया। अभी आप प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, कौमी असम्बली का इजलास था, आपने बड़ी धुआंधार वहाँ पे तकरीर की। ये फ़लस्तीन इसराइल वाले मामले पे
1 मिनट में मुझे बता दें कि आपका क्या शिकवा है। करारदाद भी पास हो गई वहाँ पे। मेरा शिकवा ये है कि हज़ारों मुसलमान गाजर मूली की तरह कट गए किबला अव्वल की आज़ादी के लिए, जो कि हमारा इशू है, पूरी उम्मत का इशू है। और तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान और तमाम इस्लामी ममालिक की अफवाज खामोश होकर बैठी रही। आज भी वो कत्लेआम जारी है और आज भी हम खामोश हैं। और फ़लस्तीनी स्पेशली इस मामले में पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो हुकूमत खामोश नहीं होगी। इमरान खान खामोश हुआ था। आपको याद है जब लास्ट टाइम फ़लस्तीन का इशू आया था तो कौन बोला था, किसने इसे इंटरनेशनल रेज किया था, किसने अपने वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ ज़बान बोलेगी या बंदूक भी बोलेगी? बोलनी चाहिए। अगर इस किस्म का वहशियाना कत्लेआम हो कि जेनोसाइड, लोग होलोकास्ट भूल जाएं और ये हो, तो फिर उम्मत के लिए, मुसलमान के लिए, किबला अव्वल के लिए तो रब का कुरान में हुक्म है। सही, बहुत शुक्रिया। साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।